ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सरकार अपने काम को गिना के जनता से वोट, और तेजस्वी जी ने उनको ठेंगा दिखा दिया कि अपनी औकात में रहो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सालों भर काम करती है, 365 डेज 24 आवर्स। चारों सीट पे बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है वही जीतेगी। कुछ भी बोल के निकल जाना है, यहाँ पटक दिए वहाँ पटक दिए भाग गए। अरे क्या बेच दिए हैं। एक डॉक्टर के तौर पे मैं बताऊंगा कि लू से बचने के सारे उपाय लोग को करने चाहिए। वोटिंग का प्रेफरेंस मॉर्निंग में और इवनिंग में रखना चाहिए जिससे में लू कम हो। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की पॉलिटिक्स जो है इस वक्त बेहद गर्म हो गई है और इसे और गर्म करने के लिए राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं। तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर रहे हैं। एक तरफ लगातार महागठबंधन पर एनडीए आरोप लगा रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और यही कारण है कि जो महागठबंधन के बड़े नेता है वो एक साथ एक मंच पर नहीं आ रहे हैं। तो आज एक साथ एक मंच पर आकर एनडीए को जवाब दिया गया है। वहीं पर नीतीश कुमार जिस तरीके से अब नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर महागठबंधन के ओर से सवाल उठाया गया है। लेकिन बात हम करेंगे जो 4 सीट पर चुनाव हो गया, उस 4 सीट पर आखिरकार रणनीति जो बीजेपी ने अपनाई थी उसमें कितना फायदा कितना नुकसान, क्योंकि महागठबंधन ने बड़ा दावा ठोका है और कहा है कि चारों सीट हमारी है। तो तमाम मुद्दों पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं। हम सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, जो 4 सीट पर जो वोटिंग हुई है कल, उसमें बीजेपी को कितना फायदा, क्योंकि महागठबंधन कह रही है कि हमारी जीत तय है चारों सीट पर। देखिए, चारों सीट पे बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है वही जीतेगी, क्योंकि चारों सीट पे बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है वही जीतेगी। चारों सीट पे बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है वही जीतेगी। चारों सीट पे बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है वही जीतेगी। चारों सीट पे बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है वही जीतेगी। चारों सीट पे बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है वही जीतेगी। वो गठबंधन बनाने के बाद में इसी मुद्दे पे अलग अलग हो गए कि प्रधानमंत्री का आपने चेहरा तय नहीं किया, तो इलेक्शन के बाद कहाँ से कर पाइएगा। तो जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि आज के दिन में अगर प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। और उनके 10 साल का शासन में जो काम हुए हैं, ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सरकार अपने काम को गिना के जनता से वोट मांग रही है। आज के दिन में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत सरकार के किए गए कार्यों से अच्छे रूप में प्रभावित नहीं हुआ है। अच्छे रोड पे चला होगा, सस्ती दवाइयाँ ली होंगी, आयुष्मान भारत का सुविधा लिया होगा, गरीब को घर मिला होगा, स्वच्छ जल मिल रहा होगा। तरह तरह के हर लेवल कैटेगरी के आदमी, गरीब से लेके मिडिल क्लास से लेके अमीर तक को, सबको ये सरकार ने रास्ते दिखाए हैं और देश एक उन्नति के रास्ते पे जा रहा है। आप देखिए कि आज तक ऐसा विजन लेके कोई प्रधानमंत्री नहीं आए थे कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। हम हमेशा लोन लेके, वो होता है ना, उधार मांग के घी खाने वाली आदत हमारी थी। आज हमारा देश अपने विकास के बल पे, अपनी उन्नति के बल पे आज विश्व में ऐसी पहचान बना रहा है और दावा ठोक रहा है कि 2047 तक में विकसित भारत का राष्ट्र बनाएंगे। ये विज़न जनता को बहुत प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जनता देख रही है कि हमारी विदेश नीति हो, हमारी सामरिक जो शक्ति है वो हो, या जन जन में प्रधानमंत्री का जो एक अच्छी इमेज है, एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, एक देश को विकास की तरफ अग्रसर करने वाला शासन है, उसको हम क्यों छोड़ें। सर, आप कह रहे हैं 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन है, तेजस्वी यादव खुद हैं या मुकेश सहनी, वो हर मंच से कह रहे हैं कि मोदी 2047 का बात कर रहे हैं। 2047 तक कुछ रहने देंगे देश में, क्योंकि वो हर एक चीज़ बेचते जा रहे हैं, लगातार बेचते जा रहे हैं। देखिए, झूठ का कोई ये नहीं होता है, मतलब कुछ भी बोल के निकल जाना है, यहाँ पटक दिए वहाँ पटक दिए भाग गए। अरे क्या बेच दिए हैं।
क्या बेचे हैं बताओगे तब वो तो गिना रहे हैं, रेल गिना रहे हैं, प्लेन गिना रहे हैं, सब कुछ तो गिना रहे हैं। कहाँ बिक गया? आज के दिन में ट्रेनों में जो सुविधाएं बढ़ी हैं वो पहले कभी थी? लाल रंग की एक खंडहर खड़ी होती थी स्टेशन का नाम पे। आज आप जाइए, ऐसे स्टेशन भी मौजूद हैं जहाँ पे एस्केलेटर की सुविधा है, अच्छे रेस्टोरेंट हैं, सफाई का तो आलम ही मत पूछो। ट्रेनें जो आप इसमें दूरदर्शन में देखते थे और टेलीविज़न में देखते थे बुलेट ट्रेन क्या होता है, वो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वंदे मातरम जैसी ट्रेनें चल रही हैं जिस पे ये लोग पत्थर पिघवा रहे हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं? जहाँ तक विजन हमारे प्रधानमंत्री का है वहाँ तक ये सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो लोगों को आपस में लड़ाना, कटाना, जाति के नाम पे बांटना, धर्म के नाम पे बांटना, इसके आगे ये कर क्या पाएंगे? इनके पास लीडरशिप है क्या? आप ये बताइए, इनके पास लीडरशिप है? आरजेडी के पास ले दे के एक नेता है जो घूम रहा है, और बेचारा कितना मेहनत करेगा? वो अपनी पूरी तैयारी 2025 के इलेक्शन की कर रहे हैं। ये मुकाबले में जो अभी मुकाबला लोकसभा का हो रहा है उसमें ये पार्टियां कहीं भी नहीं है। आप उठा के देख लीजिए जो अलायंस है, अभी राहुल गांधी आए होंगे, लेकिन आप देखिए कि बाकी जो मीटिंग्स इनकी हुई है उसमें पूरे अलायंस क्या एक साथ बैठ के दिखे हैं? और बाकी जो अलायंस है वो भी दिख रहा है क्या? कहीं कहीं कांग्रेस दिख रही है, कहीं आरजेडी दिख रही है, ये कम्युनिस्ट माले वगैरह क्या क्या है वो सब भी तो शायद अलायंस में, वो सब कहाँ दिख रहे हैं? कहीं नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे राहुल गांधी के भी कद को छोटा कर दिया गया है। उनको प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पे जनता के बीच नहीं ले जाया जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि आप मेरे पीछे चलो, और आप वो देखिए कि वो ज़्यादातर अभी आए भी होंगे तो कांग्रेस कैंडिडेट के लिए गए होंगे। आरजेडी ने साफ साफ मना कर दिया है कि भाई आपकी मेरी ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे दरिद्री की जो हालत है कांग्रेस की, कुछ सीटें ऐसे दे दी गई है कि पार्टी जिंदा रहे और एक अलायंस दिखे, लेकिन यहाँ कोई गठबंधन नहीं है। आरजेडी उधर से और इधर से एनडीए गठबंधन है जो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और अभी 4 ही नहीं पूरी 40 सीटों पे हमारी जीत तय है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं सर, तो हम पूर्णिया का बात करते हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं, कांग्रेस में अपना पार्टी का विलय कर लिए। क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा गलती पप्पू यादव किए थे कांग्रेस में अपना पार्टी का विलय करके? पप्पू यादव का मामला हम क्यों बात करेंगे कि पप्पू यादव क्या किए नहीं किए, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व देखिए। कांग्रेस धोखा दिया ना सर वही पप्पू बता यादव। रहा हूँ मैं, नहीं वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। धोखा बेचारे कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस ने तो उनको लिया, उनको टिकट देने का प्रयास भी किया, लेकिन लालू जी ने और तेजस्वी जी ने उनको ठेंगा दिखा दिया कि अपनी औकात में रहो, तुम्हारे कहने से हम टिकट नहीं देंगे। आपने देखा नहीं था अलायंस के टिकट्स फाइनल नहीं हुए थे, सीटें फाइनल नहीं हुई थी, उसके पहले से आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों का नाम अनाउंस करना और पर्चा देना शुरू कर दिया था। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ पे आरजेडी जो है अपने अलायंस को कोई महत्व नहीं दे रही है, और इनफैक्ट यहाँ कोई अलायंस नहीं है, एनडीए का अलायंस है जो कि बहुत ही अच्छे मतों के साथ में जीत दर्ज करेगी और प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। 400 का जो लक्ष्य है उसको पार करना है। अच्छा, आप पप्पू यादव से लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, क्यों डर रहे हैं? आखिरकार पप्पू यादव जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो उसमें नुकसान क्या होगा लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को जो इतना डर सता रहा है? ये तो आप उनसे पूछिए, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि पप्पू यादव पुराने नेता हैं। हो सकता है कि वो यादवों की राजनीति करने लगे और इनके हाथ से वो चीज़ निकल जाए, क्योंकि लालू जी का तो अब जो राजनीति है वो अवसान पे है, अब तेजस्वी जी को संभालना है, और तेजस्वी जी से वो ज़्यादा एक्सपीरियंस यादव नेता हो सकते हैं। ये बात शायद उनको डर सता रही हो। लालू यादव को शायद ये डर है कि कहीं पप्पू यादव उनके बेटे को पीछे छोड़ के आगे ना निकल जाए यादवों में। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो लालू यादव या तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं। सर आगे किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी 4 ही सीट बाकी, और सीट बाकी हैं, और महागठबंधन भी एक तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। सबसे ज़्यादा अगर मुकाबला हो रहा है तो वो पूर्णिया पर चल रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पूर्णिया से पप्पू यादव जीत रहे हैं। वैसे में एनडीए पूर्णिया के लिए क्या रणनीति अपना रही है? क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया जब नरेंद्र मोदी पूर्णिया गए तो भीड़ जमा नहीं हो पाया, उसके बाद पप्पू यादव कहते हैं कि देख लिए कि पूर्णिया किसके साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सालों भर काम करती है, 365 डेज 24 आवर्स। हमारे प्रोग्राम
हमेशा जनता के बीच में चलते रहते हैं। हम सिर्फ राजनीति की बातें नहीं करते, हम समाज सेवा की भी बातें करते हैं, जन जन तक पहुंच के उनके दुख दर्द में भागीदार भी बनते हैं। इसलिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का संगठन है, क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी डिवोटेड हैं, वो काम करते हैं, हमेशा हम अपने काम में लगे रहते हैं। कोई ऐसा चुनाव को देख के हम तैयारी नहीं करते। हमारे बूथ लेवल पे, हमारे जो पंचायत स्तर पे, हमारे विधानसभा स्तर पे सारे काम हमेशा ही होते रहते हैं। कभी भी चुनाव हो, किसी तरह का चुनाव हो, हमें उसके लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब पप्पू यादव जी के बारे में कोई सवाल था आपका? हाँ, पप्पू यादव कहें कि प्रधानमंत्री मोदी आए थे, भीड़ जमा नहीं हो पाया, पूर्णिया ने अपना फैसला सुना दिया कि पूर्णिया की जनता किसके साथ। अब आपको लगता है पप्पू यादव जी तय करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कितनी पॉपुलैरिटी है? वो भीड़ का आकलन करेंगे? अरे भाई, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ लगा हुआ है। भीड़ को किस एंगल से दिखा रहे हो, कब की भीड़ दिखा रहे हो, अभी सभा शुरू ही नहीं, उसी समय का भीड़ दिखा रहे हो। ये सब करने से नहीं होगा, जालीसाजी करने से। भाई, ये एकदम से आप मान के चलिए कि आज के दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सामने से चलते हैं, सामने से बातें करते हैं। इतिहास में आप एक भी नाम हमको बता दीजिए कि किसी प्रधानमंत्री का इतना दौरा होता हो। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है, वो जनता से कनेक्ट होते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, जनता से फीडबैक लेते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री जन जन में लोकप्रिय है, वो भीड़ से आप आकलन नहीं कर सकते। वो हर आदमी के दिल में रहता है। और पूर्णिया में भी भीड़ कम नहीं थी। वो कैमरा के एंगल घुमाने से काम नहीं बनने वाला है। बोलिए, सब लोग बोरिया बिस्तर समेट के तैयारी करें अपना, क्योंकि यहाँ एनडीए, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 40 सीट पे बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करने वाली। सर, एक गंभीर मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त एक वीडियो है जमुई का, चिराग पासवान से जुड़ा हुआ वीडियो है, उनकी माताजी से जुड़ा हुआ वीडियो है। उसमें जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, उस तरीके से प्रयोग हम नहीं कर सकते सार्वजनिक तौर पे। लेकिन उस वीडियो को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि मंच पे तेजस्वी यादव दिख रहे हैं और मंच से डायरेक्ट उन्हें रोका जा रहा है। और उस समय तेजस्वी यादव कुछ नहीं कहते हैं, जिसके बाद चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे छोटे भाई के सामने मेरी माताजी को गाली गलौज लोग देते रह गए और उन्होंने एक्शन नहीं लिया। 2005 से पहले जो जंगल राज था वो याद आ रहा है। अब बहुत ही दुखद घटना है। राजनीति में विचारों का एक डिफरेंस हो सकता है, उसकी लड़ाई लड़ी जाती है। अपनी विचारधारा के बारे में हमें बातें करनी है, हमें जनता से कनेक्ट होना है, ना कि एक दोनों देखिए बड़े नेता हैं, दोनों अपने पार्टी के सुप्रीमो हैं। और अगर इस लेवल तक बात चली जाएगी कि भाई इतने बड़े बड़े नेताओं के बारे में एक नेता के सामने ऐसी घटना होती है, और मैं 1 मिनट की, एक तो पहली बात है कि वो नहीं सुने होंगे या उनको उस समय नहीं पता चला होगा, इस बात से मैं डिफ़र करता हूँ। मान लीजिए नहीं सुने होंगे तो कोई ना कोई बताया ज़रूर होगा। उस समय की सभा में ही उनको इस बात की निंदा करनी चाहिए थी, वो भी उन्होंने नहीं किया। बाद में भी उन्होंने जो जवाब दिया ना, वो मतलब एक तेजस्वी यादव जो कि अब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनके जैसा व्यक्तित्व से उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उस चीज़ को कंडेम नहीं किया, जिस तरह से कंडेम करना चाहिए था वो नहीं किए। वो क्या बोले कि अरे ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, इस बात को बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सुने नहीं सुने, क्या हुआ, अगर हियरसे भी है, ऐसे भी कोई बोलता है कि भाई गाली दिया, तो उसका त्वरित में एक खंडन करना चाहिए और इनको अच्छे शब्दों में, कड़े शब्दों में बताना चाहिए था कि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और मैं वीडियो देखूंगा। अगर मेरा पार्टी का कार्यकर्ता होगा तो उस पर मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। ऐसा ना करके उन्होंने बता दिया कि वो जंगल राज के समर्थक हैं, और उनके जो इस तरह के समर्थक हैं वो काफ़ी अति उत्साहित हुए होंगे कि हमारे जो सुप्रीमो हैं ऐसी बात पसंद कर रहे हैं, और ये सिलसिला हो सकता है कि आगे भी चले। इसलिए मैं तो मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई हो,
अगर पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो कानून को सामने आना चाहिए, चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। मीसा भारती इस वीडियो का पक्ष में आती है और कहती है कि बीजेपी नेताओं का तो आदत रहा है, वो तो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि शूर्पणखा कौन है, तो ऐसी वीडियो पर ध्यान न दे। तो क्या ये और पक्ष में उनको बढ़ाया जा रहा है, जंगल राज का एक ये दिखाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं? बिल्कुल, आपको जो अपनी बातें कहनी है वो कहिए। अगर आपको लगा कि कोई शूर्पणखा की बात आपको बुरी लगी, आप उसको बोलिए, लेकिन अभी के वाक़ये से तुलना करके आप उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये बात गलत है तो इसको गलत बोलिए और जनता के बीच में एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए कि भाई आरजेडी की नेत्री, आरजेडी के नेता इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया वो जनता को अच्छा नहीं लगा और उन्हें क्लियर कट, चूँकि वो एक महिला हैं, आदरणीय हैं, उनको एक क्लियर कट मैसेज देना चाहिए था जिससे कि उनके कार्यकर्ता आगे ऐसी गलतियां ना करते। क्या लग रहा है सर कि इससे जो वीडियो वायरल हुआ, इससे पासवान समाज जो अति पिछड़े में आते हैं, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को जवाब देंगे 2024 का लोकसभा चुनाव में? कहीं ना कहीं नहीं, मैं तो पूरी तौर पे निश्चिंत हूँ कि जवाब मिलना शुरू हो गया होगा। और इन्होंने जो शालीनता दिखाई है चिराग पासवान जी ने, उसका भी असर समाज में पड़ रहा है कि जवाब हमें देना है अपने नेता को जो गाली पड़ी है, तो उसका असर तो ज़रूर ही पड़ने वाला है। अच्छा सर, अगर इस बार का चुनाव जो अभी 4 सीट पर हुए हैं, वहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, तो बीजेपी सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी है, बूथ लेवल पे बहुत मजबूत बीजेपी को माना जाता है, तो आगे किस तरीके से रणनीति अपनाएगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से बाहर निकाले, बूथ तक पहुँचाए? ये बात पे मैं भी गौर कर रहा था और अभी जो चुनाव हो रहे हैं, अत्यधिक गर्म वातावरण है, काफ़ी तपस है और एक तरह से लू की स्थिति आ गई है। ऐसी स्थिति में पार्टियों को भी, सामाजिक संस्थाएं हैं उन्हें भी, और जो बूथ के आसपास में जो लोग रहते हैं उन्हें भी आगे बढ़कर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। एक डॉक्टर के तौर पे मैं बताऊंगा कि लू से बचने के सारे उपाय लोग को करने चाहिए। वोटिंग का प्रेफरेंस मॉर्निंग में और इवनिंग में रखना चाहिए जिससे में लू कम हो। खूब पानी पीना चाहिए। आजकल जो फल हैं, जो गर्मी के फल उपलब्ध हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, वो सब का सेवन करें। फुल स्लीव का कपड़ा पहने, हाफ शर्ट वगैरह ना पहने। पानी की व्यवस्था खुद का भी कर लें, घर से ही पानी की व्यवस्था, एक तो घर से पानी पी के ही चलें और कुछ पानी साथ में भी लेके चले। खुद को ज़रूरत पड़ी तो ठीक, नहीं तो दूसरे के काम आएगा। ऐसा करके हम लू से खुद भी बच सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। क्योंकि पहले हम बोलते थे कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन अभी इतनी गर्मी में हल्का जलपान करके ही निकलना चाहिए। खाली पेट अभी मतदान के लिए नहीं जाना चाहिए। तो जलपान फिर मतदान वाला स्थिति अभी इतनी गर्मी में आ गई है। और चुनाव आयोग से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज़ की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पे भी निगरानी करे। वहाँ पे अभी कुछ बूथों पे देखा गया कि काफ़ी अव्यवस्थित टाइप का, जैसा मैं मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था, पुलिसकर्मी भी उलझ रहे हैं। तो गर्मी का माहौल है, सबका गर्मी में परेशानी है, लेकिन इन्हें जनता के बीच में पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। इवन गाड़ियों का जो था कि 200 मीटर पे रुकना है, मैं तो बोलूँगा कि उसको भी थोड़ा शिथिल करना चाहिए पुलिस की निगरानी में। और जो बुज़ुर्ग हैं उनको, उनकी गाड़ियों को मतदान केंद्रों तक भी जाने देना चाहिए। तो बोलूँगा कि उसको भी थोड़ा शिथिल करना चाहिए पुलिस की निगरानी में। और जो बुज़ुर्ग हैं उनको, उनकी गाड़ियों को मतदान केंद्रों तक भी जाने देना चाहिए। तभी जनता में एक विश्वास आएगा और वेटिंग टाइम भी कम करना पड़ेगा। लोग जाएं तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा देर वेट करना पड़े। तभी जाके लोगों के बीच में ये भावना आएगी कि मैं भाई गर्मी में लू का जो मुझे असर दिख रहा है उसके बावजूद मैं वहाँ बूथ पे जाऊँगा
और मैं सुरक्षित घर लौट के आ पाऊँगा। मतदान कम होने का बहुत बड़ा कारण मुझे अभी की गर्मी और लू का जो स्थिति है वही लगा है। सर आखिरी सवाल रहेगा, पर्सनल सवाल रहेगा। चुनाव आप भी लड़ना चाहते थे, आपको भी आस था कि टिकट मिलेगा, क्या हुआ सर? देखिए, चुनाव तो हर कार्यकर्ता लड़ना चाहता है और सबके जीवन का, हर पॉलिटिकल जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनके जीवन का एक सपना होता है। लेकिन हम लोग एक अनुशासित पार्टी से जुड़े हुए हैं और कभी भी पार्टी के दिशा के जो भी निर्देश आता है हम लोग को, उसके खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक कहावत है कि पार्टी हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचती है। तो अगर इस बार नहीं हुआ है तो आप कार्य करते रहिए और पार्टी ज़रूर आपके बारे में आगे भविष्य में कुछ तय करेगी। तो अभी मेरी जिम्मेवारी प्रवक्ता की है, मैं उसको बखूबी निभा रहा हूँ और आगे कभी पार्टी ने मौका दिया चुनाव लड़ने का तो मैं बखूबी लड़ूंगा उसे। जी हाँ, डॉक्टर मनोज कुमार को आप सुन रहे थे, बीजेपी से हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तमाम मुद्दों पर आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से इस वक्त महागठबंधन जो कह रही है कि अब हम एक हो गए हैं, एक होकर बिहार में अपनी ताकत झोंकेंगे और 40 की 40 सीट जो है हम निकाल ले जाएंगे। तो वहीं पर जिस तरीके से इस वक्त बिहार की स्थिति बनी हुई है लू का, उसको लेकर जब आप अगले बार मतदान करने जाए तो क्या कुछ आपको उपाय रखना है अपने साथ में, ये भी जानकारी दे रहे थे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।